हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिनंदन पांडे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पांडे टीचिंग टाइम में। मैं आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 10 का विज्ञान का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आज मैं करने वाला हूं इसका सारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन को। तो आप हमारे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए ताकि आपको भी पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए मैं पहले क्वेश्चन की ओर यहाँ पर बढ़ता हूँ और हमारे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या हमसे पूछा गया है, चलिए इसे जानते हैं। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना होगा। तो मैं इसका ऑप्शन पढ़ता हूँ, आप सुनिएगा सही से। वक्रता केंद्र सी पर, वक्रता केंद्र सी और फोकस बिंदु एफ के बीच में, दर्पण के ध्रुव पी पर, दर्पण के ध्रुव पी और फोकस बिंदु के बीच में। तो मैं चलिए इसका आंसर बता देता हूँ। इसका जो है आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, वक्रता केंद्र सी और फोकस बिंदु एफ के बीच में। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है उसमें हमसे पूछा गया है किसी भी लेंस की क्षमता। तो यहाँ पर पूछा गया है किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रति मीटर। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है एक श्वेत प्रकाश किरण जब किसी कांच के त्रिकोणीय प्रिज्म से गुजरती है तब उसके रंगों में अलग अलग विक्षेपण होता है। सबसे अधिक विचलन किस रंग में होता है। तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है, वेबिग्योर। तो इसमें वी सबसे नीचे है, वी का मतलब होता है वायलेट। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बैंगनी। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा जो चौथा नंबर क्वेश्चन है ये आउट ऑफ सिलेबस है तो इसे हम नहीं करेंगे। चलिए हम पाँचवें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें पाँचवें नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर करता है। सॉरी, मैंने क्वेश्चन देखिए, मैंने भी क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर दी। यहाँ पर क्या लिखा है, विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर नहीं करता है। आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है ताकि आपका जो ऑप्शन है ये सही ऑप्शन में आप टिक करके आए, वरना आपका भी ऑप्शन गलत हो सकता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, चालक का तार। क्योंकि जो विद्युत चालक प्रतिरोध होता है ये चालक की लंबाई, चालक का अनुप्रस्थ काट और चालक का घनत्व पर डिपेंड करता है और चालक के आकार पर डिपेंड नहीं करता है। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कब चार विद्युत चालकों का समायोजन बनाने पर उसकी परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम होती है। तो इसका जो आंसर है ये आंसर नंबर ए है, सभी को समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में जोड़ दिया जाए तो हमारा जो है समायोजन बनने का परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम होगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें हमसे पूछा गया है एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम की सहायता लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमें दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम की सहायता लेनी पड़ेगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 8 की ओर पढ़ते हैं। ये यहाँ पर हमारा जो है उपभाग 2 शुरू हो गया, सब सेक्शन 2। तो इसमें हमसे केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो चलिए इसे भी हमें सॉल्व करा देता हूँ। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा धातु ठंडे जल में हाइड्रोजन गैस निकालती है। तो कौन सी ऐसी धातु है जो ठंडे जल में हाइड्रोजन गैस निकालती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पोटेशियम। यहाँ पर हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से एल्कीन है। तो आप लोग सब जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ। H2C डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पर एल्कीन है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे अगले क्वेश्चन में पूछा गया है एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्या कर देता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो इसका पीएच मान संभव है। मैं आपको कल या परसों में
लिटमस पत्र के बारे में पढ़ा दूंगा, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर लिटमस पत्र की वीडियो देख लेना, और इसमें इसका सारा पोर्शन जीरो से हीरो तक सब पोर्शन मैं क्लियर करा दूंगा। तो चलिए इसका मैं आपको बता देता हूँ ऑप्शन कौन सा सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही है। अब ये चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है क्लोरीन के अणु में आबंध पाया जाता है। तो क्लोरीन के अणु में कौन सा आबंध पाया जाता है? तो हमारा हो जाएगा एक सहसंयोजी आबंध। तो हमारे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 12, इसमें हमसे पूछा गया है जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। तो जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए कौन सा उपयोगी पदार्थ है? तो हमारे पास हो जाएगा विरंजक चूर्ण। ये जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय में नए यौगिक बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है उभय अपघटन अभिक्रिया। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अब हमारा जो है बायोलॉजी का पोर्शन स्टार्ट हो गया, सब सेक्शन 3 उपभाग 3। तो चलिए बायोलॉजी का क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है पादप में जाइलम का कार्य होता है। तो पादप में जाइलम का क्या कार्य होता है? तो दो यहाँ पर ऊतक पाए जाते हैं पादप में, जाइलम और फ्लोएम। तो इन दोनों संवाहन ऊतकों को क्या कार्य होता है? तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर जाइलम आपको दिख रहा है, तो जाइलम का जो पहला अक्षर है ये जा है, तो ये जा से शुरू होता है। तो आप हमेशा याद रखिए ये जल का संवाहन करता है। ऐसे ही फ्लोएम, तो जब आप फ्लोएम लिखेंगे तो फ्लोएम का सबसे जो पहला लेटर है ये क्या है? फा है। तो फ्लोएम किसका संवाहन करता है? ये फल या भोजन का संवाहन। तो आप समझ गए। तो इसका जो है हमारा आंसर हो जाएगा, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जल का वहन या संवाहन करता है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा पूछा गया है आनुवांशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधे का उपयोग किया? तो आनुवांशिकता के जनक सबसे पहले आप जान लीजिए ग्रेगर जॉन मेंडल जी हैं, और इन्होंने इसके प्रयोग के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? तो मटर का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो यहाँ पर मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है पूछा गया है। तो हमारा जो अंडाशय है ये भी मादा जनन तंत्र का भाग है, गर्भाशय भी मादा जनन तंत्र का भाग है, और डिंब वाहिनी भी मादा जनन तंत्र का भाग है। तो यहाँ पर जो शुक्रवाहिका है ये नर जनन तंत्र का भाग है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो पहले जान लेते हैं सुपोषी पोषण क्या होता है। तो ऐसे पौधे या ऐसा पोषण जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को ग्रहण करके, साथ ही सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करके, या आप सीधे कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाया गया हो, उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश सब लाभदायक हैं और सब आवश्यक हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर डी हमारा इनमें से सभी सही हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें दिया गया है संजात अंगों के उदाहरण। तो दोस्तों ये जो है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसे हमें नहीं पढ़ना है। हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अब इसमें सबसे पहले प्रश्न आप सही से पढ़िए, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन जो है मुकुलन
वो किसके द्वारा होता है या किस में होता है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ईस्ट के द्वारा या ईस्ट में होता है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन यानी आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो आखिरी क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रकृति वर्णवाद का प्रतिपादन किसने किया। तो दोस्तों ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसे भी हमें नहीं पढ़ना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सकूं और उनकी हेल्प कर सकूं। धन्यवाद।